इंद्रपुरम राज्य की प्रजा के अंदर नाग का डर बैठ चुका था। वासु नाग को मारने में नाकामयाब होकर महल लौटा और परेशान था। नाग को कैसे मारा जाए सभा में चर्चा हुई। जब वासु मणि को वापस उसके स्थान पर रख रहा था तब मोहिनी को पता चला मणि को रखते समय हर बार पहेली बदलती थी। नाग अश्विन को भी पता चल गया था कि इंद्रपुरम में एक नाग पहुंच गया है, जिसके बारे में नाग अश्विन ने चंद्रा को खबर कर दी थी। इधर वो भोलू का रूप धरे नाग अपनी शक्तियां इकट्ठा करने लगा था ताकि वो मणि को प्राप्त कर सके। तभी एक दासी ने भोलू को देख लिया था। दासी समझ गई थी कि भोलू कोई बहरूपिया था। ये बात बताने दासी वासु के पास जा ही रही थी कि तभी भोलू अपनी लाल आंखें लिए दासी के सामने आ गया था, जिसे देखकर दासी डर गई थी। भोलू के रूप से उस नाग ने तुरंत ही अपने असली रूप यानी नाग के रूप में आकर दासी को डस लिया था और उस दासी की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। जब सभा खत्म करके वासु अपने शयन कक्ष की तरफ जा रहा था तो उसे दरवाजे के पास वहीं दासी मृत पड़ी हुई दिखी, जिसे देख वासु विचलित हो गया। ये क्या है? ये दासी यहां ऐसे क्यों पड़ी हुई? वासु ने झुककर देखा तो पता चला दासी मर चुकी थी और उसके मुंह से झाग निकला हुआ था। वासु भागता हुआ वापस सभा में गया और धर्मसेन को बुलाकर लाया। जब धर्मसेन वासु के साथ भागता हुआ वहां आया तो दासी को मरा देखकर दंग रह गया। फिर वासु ने संशय के साथ बोला, धर्मसेन, खतरा सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी है। दासी के मुंह से निकला झाग देखकर साफ लगता है कि वो नाग यहां भी आया था, या फिर इस दासी के मरने का कोई और कारण भी हो सकता है। धर्मसेन अभी भी सकते में था और बोला, वासु, इस दासी की मृत्यु तो नाग के काटने से हुई है, पर नाग यहां महल में कैसे पहुंचा? वासु धर्मसेन को संभालते हुए बोला, धर्मसेन, इस बात का ख्याल रखो कि महल में किसी को भी दासी की मृत्यु की बात पता न चल पाए, नहीं तो महल में भी अफरा तफरी मच जाएगी। और बोला, मैं हूं चंद्रा, चिल्लाना मत। जब मोहिनी का मुंह खुला तो वो बोली, क्या हुआ, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया, वो भी रात में? चंद्रा हंसता हुआ बोला, तुम तो बहुत डरती हो मोहिनी, इतने में ही डर गई तुम। चंद्रा को हंसता देख मोहिनी गुस्से में बोली, चंद्रा, अब मजाक छोड़ो और बताओ मुझे यहां क्यों बुलाया? चंद्रा अभी भी हंस रहा था और हंसते हुए बोला, पहले हंसी तो रुक जाने दो, फिर बताता हूं। अब मोहिनी और भी गुस्से में हो गई और बोली, चंद्रा, तुम हंस लो, मैं जाती हूं। चंद्रा मोहिनी को रोकते हुए बोला, ठीक है बताता हूं। मोहिनी वापस से चंद्रा की तरफ मुड़ी और बोली, ठीक है, जल्दी बताओ बात क्या है, अगर मुझे और तुम्हें यहां किसी ने देख लिया तो सारा खेल पलट जाएगा। तब चंद्रा ने कहा, ठीक है, तो सुनो, नाग अश्विन का संदेश मिला है। उन्होंने कहा है महल में कोई नाग दास का रूप लेकर मणि की तलाश में पहुंच गया है, जिसके दो रूप हैं, एक रूप दास और दूसरा नाग का ही रूप है। नगर में नाग के रूप में घूमकर वो लोगों को पत्थर बना रहा है। हमें उस बहरूपिया का ध्यान रखना होगा और उसके सहारे मणि तक पहुंचकर मणि उससे छीनकर जल्दी से नाग अश्विन के पास ले जानी होगी। मोहिनी संशय में आकर बोली, पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? चंद्रा ने भी इस पर चिंता जताई और बोला, यही तो हमारा काम है। अब हमें उन घुसपैठियों का पता लगाना होगा और उनके सहारे मणि तक पहुंचना है। इसके लिए हमें सारे दासों पर पैनी नजर रखनी होगी। मोहिनी ये सुनकर चिंतित हो गई और बोली, महल में इतने सारे दास दासियां, हम कितनों पर नजर रखेंगे? तब चंद्रा ने कहा, ये तो करना ही होगा, नहीं तो तुम नाग अश्विन को जानती हो ना। अगर हम मणि तक नहीं पहुंच पाए और उसे कोई और उड़ा ले गया तो नाग अश्विन हमारा क्या करेगा? नाग अश्विन के बारे में सोचकर मोहिनी कांप गई और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं समझ गई, हमें किसी भी तरह से पता लगाना ही होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मोहिनी भी बाहर आ गई और उसके पीछे जाने लगी। चंद्रा जब तक वहां पहुंचता मोहिनी और भोलू दोनों जा चुके थे। चंद्रा ने इधर उधर देखा और सोचने लगा, ये दोनों कहां चले गए? कहीं नाग ने मोहिनी को देख तो नहीं लिया? नहीं, मोहिनी इतनी भी बेवकूफ नहीं है, जरूर वो उसके पीछे गई होगी। तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो होगा बाद में पता चल ही जाएगा, पर मुझे मोहिनी को ढूंढना चाहिए। यह कहकर चंद्रा मोहिनी की तलाश में निकल पड़ा। उधर भोलू का रूप धरे नाग वासु के कमरे की ओर जाने लगा और उसके पीछे मोहिनी भी जाने लगी थी। लेकिन एक बार भोलू का रूप धरे नाग को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा और उसने पीछे मुड़कर देखा था, पर उसे कोई नहीं दिखा। मोहिनी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि भोलू रूपी नाग मोहिनी को न देख पाए। इधर वासु थका हुआ सा अपने शयन कक्ष में आया और मणि को गले से निकालते हुए सोचने लगा,
रात में ही तो लड़ाई के लिए निकलना है, मनी को शीशे में क्यों रखूं, यहीं संदूक में रख देता हूं। यही सोचते हुए वासु ने अपने गले से मणि को उतारकर संदूक में रख दिया। क्या भोलू रूपी नाग मणि चुराने में सफल हो जाएगा? क्या पत्थर बनाने वाले नाग से लड़ाई में वासु जीत पाएगा? क्या मोहिनी भोलू रूपी नाग से मणि छीनने में सफल हो पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वासु और धर्मसेन ने चुपचाप दासी का अंतिम संस्कार किया ताकि महल में हलचल न मच जाए। उधर चंद्रा ने मोहिनी को नाग अश्विन का संदेश दिया और बहरूपी नाग के बारे में बताया। इंद्रपुरम में पत्थर होते लोगों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 और लोग पत्थर हो गए। ये बात जब धर्मसेन ने वासु को बताई तो वासु ने उस नाग से आज रात में ही लड़ने का फैसला लिया। धर्मसेन सैनिकों को तैयार करने चला गया। इधर भोलू का रूप धरे नाग ने अपनी तरंगों को छोड़ते हुए पता लगा लिया कि मणि कहां थी और वो वासु के कमरे में पहुंच गया था, जहां उसका पीछा करती मोहिनी भी पहुंच गई। दूसरी ओर त्रिलोकी को बोलती हुई गुफा ने कटीली जड़ों में जकड़ लिया था, जिससे उसके शरीर से जगह जगह खून रिसने लगा था और उसका दम घुटने लगा था। त्रिलोकी चिल्लाता हुआ बोला, बस, वरना मैं इस गुफा का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, अभी भी वक्त है, रोक ले अपनी कटीली जड़ों को। जब गुफा ने त्रिलोकी की धमकी भरी आवाज सुनी तो वो जड़ें त्रिलोकी को और जकड़ने लगी और गुफा की आवाज आई, तू चाहे जो भी हो, आज तेरा अंतिम समय है। तू जितना चिल्लाएगा मुझे उतना मजा आएगा। ऐसी दर्द भरी आवाज सुनने के लिए ये गुफा कब से तरस रही थी। त्रिलोकी के शरीर से अब और खून रिसने लगा। त्रिलोकी अब और गुस्से से भर गया और बोला, अब तुमने मेरे धैर्य की सीमा लांघ ली है गुफा, अब तेरा सर्वनाश निश्चित है। इस पर हंसती हुई गुफा बोली, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसका सर्वनाश करेगा। अभी तो तेरे शरीर से बहता खून मेरी जड़ों की प्यास बुझा रहा है। त्रिलोकी जितना दर्द से कह रहा था, गुफा उतनी तेजी से उस पर हंसती। त्रिलोकी ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, तूने सारी मर्यादा लांघ दी गुफा, अब मेरी आखिरी लड़ाई देख। ये कहकर त्रिलोकी जोर से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर गुफा को झटका दिया, मानो त्रिलोकी में कई हाथियों का बल आ गया था। गुफा में जोर का विस्फोट हुआ और गुफा की दर्द भरी आवाज आने लगी। नहीं, देर तक गुफा की दर्द भरी आवाज आई, फिर धूल उड़ती दिखी और गुफा की चिल्लाती दर्द भरी आवाज आती रही। फिर उस धूल के बीच से मिट्टी और गर्द से सना त्रिलोकी बाहर निकला, जहां उसके एक हाथ में उसकी तलवार और दूसरे में उसकी छड़ी थी। त्रिलोकी मानो कोई युद्ध जीत कर आया हो। वह आगे आकर जमीन पर बैठ गया और अपनी छड़ी से पूछने लगा, कहां है कलश? यहां तो नहीं दिखा। छड़ी ने डरते हुए जवाब दिया, माफी माफी मालिक, कलश यहां से कहीं और चला गया है, उसे कहीं और जाकर ढूंढना होगा। त्रिलोकी गुस्से में आकर छड़ी से बोला, जब कलश यहां नहीं था तो तुमने मुझे यहां का रास्ता क्यों दिखाया? छड़ी डर गई और बोली, माफी 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 मालिक, मुझे इशारा यहीं का मिला था, पर वो सच में यहां था, अब कहीं चला गया तो मैं क्या करूं? त्रिलोकी छड़ी को डांटते हुए बोला, आगे से ध्यान रहे, मुझे सही रास्ता दिखाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चलो अब कहीं और चलकर ढूंढते हैं। फिर छड़ी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, चलिए। त्रिलोकी हाथ में छड़ी और तलवार लिए गुस्से से भरा कलश की तलाश में दूसरी तरफ चल पड़ा। उसके शरीर से धूल और गर्द झड़ती हुई दिख रही थी और शरीर से खून रिस रहा था। इधर भोलू रूपी नाग मणि की तलाश में तरंगे छोड़ता वासु के कमरे में पहुंच गया और संदूक के पास खड़ा सोते हुए वासु को देखकर सोचने लगा, क्यों ना पहले वासु को मार दूं, रास्ते का कांटा भी निकल जाएगा और मणि का वारिस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भोलू रूपी नाग ने यह सोचकर चादर ओढ़कर सोए वासु को देखा और नाग का रूप लेकर आगे बढ़कर चादर के ऊपर से ही वासु को जोर के डंक के साथ डस लिया। वहीं छुपकर देख रही मोहिनी वासु को डसता देख खुश हो गई और सोचने लगी, ये तो और भी अच्छा हो गया, अब बस मणि किसी तरह इस नाग के हाथ लग जाए और फिर मैं अपनी शक्ति से इस नाग का सर कुचलकर मणि ले लूंगी। मोहिनी ये सोच ही रही थी
कि मोहिनी को ढूंढता हुआ उसके पीछे चंद्रा भी आ गया और दोनों ने वो नजारा देख लिया और मन ही मन खुश हो गए। यहां चंद्रा देखकर बोला, वाह, ये तो और भी अच्छा हो गया, वासु भी गया और अब मणि भी। पर तुम वहां से मुझे बिना बताए क्यों चली आई? इस पर मोहिनी बोली, वहां रुकती तो इसके पीछे कौन आता। अब शांत रहो और खेल देखो, और हाँ, चौकन्ना रहना, मणि उसके हाथ लगते ही टूट पड़ना। मणि यहां से उसके पास नहीं जानी चाहिए। चंद्रा बोला, बस मणि उसके हाथ लगने दो, दोबारा उसका हाथ मणि उठाने लायक भी नहीं रहेगा। चंद्रा अपने साथ लाई तलवार मोहिनी को दिखाते हुए बोला। अब बिस्तर पर वासु तड़पने लगा और नाग वापस से भोलू बन गया और संदूक के पास जाने लगा। नाग को भोलू बनते देख चंद्रा वापस बोल पड़ा, क्या बात है, अद्भुत शक्ति है इसमें, पर अब और नहीं, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। तब तक मोहिनी ने चंद्रा के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, बस करो चंद्रा, चुपचाप नजारा देखो। चंद्रा शांत हो गया और देखने लगा। अब भोलू का रूप धरे नाग संदूक के पास जा पहुंचा और संदूक खोल दिया। उसमें उसे चमचमाती मणि दिखी, जिसे देख भोलू रूपी नाग की आंखें भी चमक उठी। हाथ आगे बढ़ाकर उसने मणि को अपने हाथ में ले लिया, फिर उसे निहारने लगा और बोला, ये मेरे स्वामी के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली मणि है। और हंसने लगा। फिर उसे अपने हाथ में लेकर वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके चेहरे पर एक जोरदार वार हुआ और एक आवाज आई, और एक सबसे शक्तिशाली वार मेरे तरफ से। भोलू रूपी नाग लड़खड़ा गया। ये कोई और नहीं, ये वासु था। वासु के एक वार से मणि हवा में उछल गई थी, जिसे वासु ने लपक कर अपने हाथों में ले लिया और फिर अपने गले में पहन लिया। भोलू रूपी नाग ने वासु को सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने झट से चादर ओढ़कर सोए आदमी को देखा। वहां कोई और था जो दर्द से करा रहा था। अब गुस्से से भरा भोलू रूपी नाग वासु की तरफ उसे मारने बढ़ा। डंक से तो बच गया, अब मेरी मार से बचकर दिखा। ये कहते हुए भोलू रूपी नाग ने वासु पर प्रहार किया, पर उसके वार से वासु बच गया। फिर वासु ने दोबारा जोरदार वार किया और भोलू रूपी नाग वापस लड़खड़ाकर जमीन पर चित पड़ गया। फिर वासु ने कहा, यह कैसा था मित्र, तुम तो मेरे एक ही वार में जमीन पर लेट गए। तब तक वहां धर्मसेन अपने कुछ आदमियों के साथ आ गया, जिसे देख वासु ने कहा, धर्मसेन, इस आदमी को तुरंत इलाज के लिए भेजो। ये कहकर वासु ने लपक कर भोलू रूपी नाग की पीठ पर अपना पैर रख दिया और बोला, मिट्टी की खुशबू तो अच्छी होगी ना, जरा चक्कर बताओ इसका स्वाद कैसा है। इधर धर्मसेन और उसके आदमियों ने बिस्तर पर पड़े आदमी को उठाना शुरू कर दिया। भोलू रूपी नाग जमीन पर छटपटा रहा था। फिर हिम्मत करके उसने वासु को झटक दिया और वापस खड़ा हो गया, और तब तक वो भोलू रूपी नाग धर्मसेन और बाकी लोगों की तरफ हमला करने बढ़ गया कि तभी फिर से वासु ने उस पर वार किया और वो दीवार से जा टकराया और कराहने लगा। फिर वासु ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात बची है लड़ने के लिए। फिर वासु ने धर्मसेन से कहा, जल्दी इस आदमी को हटाओ और जल्दी इलाज के लिए ले जाओ। धर्मसेन, जिस आदमी को भोलू रूपी नाग ने वासु समझकर डस लिया था, उसे बाकी के आदमियों ने तुरंत हटा दिया। अब भी भोलू रूपी नाग दीवार से लगा कहरा रहा था और वासु धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा और बोला, खेल खत्म, बहुत परेशान कर लिया तुमने मेरी प्रजा को, अब और नहीं। वासु को अपनी तरफ आता देख भोलू रूपी नाग डरने लगा, क्योंकि वासु के गले में मणि लटक रही थी। भोलू रूपी नाग ने जल्दी से खुद को भोलू से नाग रूप में परिवर्तित कर लिया और झट से वासु के ऊपर कूद गया, जिसे देख धर्मसेन और अभिनव की चीख निकल गई और दोनों एक साथ बोल पड़े, वासु बच के। वासु ने खुद को किनारे कर लिया और नाग की गर्दन पकड़ ली। नाग ने गर्दन पकड़े जाने से अपने बाकी के शरीर का प्रयोग करना शुरू किया और वासु को जकड़ने लगा। वासु के पूरे शरीर को जकड़ता वो नाग अपने फन बढ़ाते हुए वासु के चेहरे के पास आने लगा। वासु अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। इधर ये सब देखकर धर्मसेन और अभिनव परेशान हो रहे थे और मोहिनी चंद्रा खुश दिख रहे थे। जहां चंद्रा मोहिनी के कान में कह रहा था, खेल रोमांचक हो रहा है, बस कुछ देर ऐसे ही चलता रहा तो मजा आ जाए। चंद्रा की बात पर गुस्सा करती हुई मोहिनी बोली, अरे ये मनाओ, जल्दी से वासु का खात्मा हो जाए और मणि हमें मिल जाए, तुम्हें खेल की पड़ी है। फिर चंद्रा ने कहा, जो भी हो, अभी तो मुझे इनकी लड़ाई देखकर मजा आ रहा है। उधर जब नाग ने वासु को पूरी तरह जकड़ लिया और वासु का शरीर नाग की पकड़ में आ गया और वासु की हालत खराब होने लगी, तो वासु ने अपना एक हाथ बढ़ाकर
मणि का सहारा लिया और उसकी ताकत का प्रयोग किया, जिसके प्रयोग से नाग की पकड़ वासु पर ढीली पड़ने लगी और वासु ने नाग को वापस झटक दिया और नाग दीवार से जा टकराया। और नाग भोलू के रूप में आकर बोला, लड़ना है तो खुद के बल पर लड़, मणि का सहारा क्यों ले रहा है? वासु ने मणि को अपने गले से पीठ की तरफ किया और बोला, तो ठीक है, अब मणि का प्रयोग नहीं करूंगा। जैसे ही वासु ने मणि को अपने पीठ की तरफ किया और वादा किया कि अब मणि का प्रयोग नहीं करेगा, भोलू रूपी नाग वापस नाग बन गया और उछलकर सीधा वासु की गर्दन में जकड़ गया, जिसे देख धर्मसेन और अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई। अब नाग वासु की गर्दन में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था और वासु के चेहरे की नसें उभरने लगी, उसका चेहरा लाल पड़ने लगा, उसकी सांसें रुकने लगी और वो खांसने लगा। फिर नाग ने वासु को जमीन पर गिरा दिया और अपना शरीर बड़ा करने लगा। नाग का बढ़ता शरीर देख धर्मसेन और अभिनव घबरा गए। उधर छुपकर ये सब देख रहे मोहिनी और चंद्रा खुश हो गए। अब नाग ने जब अपना शरीर बढ़ा लिया तो अपना बड़ा सा मुंह खोलते वो वासु के चेहरे के पास आने लगा, उसे खाने के लिए। तभी वासु के दोनों हाथ ऊपर आ गए और उसके खुलते मुंह को बंद कर दिया गया और उसकी गर्दन मरोड़ने लगे। गर्दन मरोड़ने से नाग की पकड़ वासु की गर्दन से ढीली पड़ने लगी। अब नाग की हालत खराब होने लगी थी और उसका शरीर ढीला पड़ने लगा था, जिसे देख धर्मसेन और अभिनव ने राहत की सांस ली और मोहिनी, चंद्रा गुस्से से भर गए। वासु ने जैसे ही नाग की पकड़ ढीली महसूस की, नाग को दीवार से दे मारा। नाग दीवार से टकराया और अपनी शक्ति इकट्ठा कर तेजी से खिड़की से निकल गया, जिसे देख सब हैरान हो गए। अब वासु ने न आओ देखा न ताओ, वो भी नाग का पीछा करने झट से खिड़की में कूद पड़ा, जिसे देख धर्मसेन और अभिनव एक साथ चिल्ला पड़े, वासु! पर वासु निकल चुका था नाग के पीछे। दरवाजे पर खड़े सैनिकों से धर्मसेन ने कहा, जाओ, उनके पीछे जाओ, तुरंत जाओ। सैनिक अपने हथियार ले वासु और नाग के पीछे भागने लगे। फिर धर्मसेन अभिनव से कहने लगा, अभिनव, अब लड़ाई छिड़ चुकी है, तुम भी तैयार हो जाओ, आज रात में ही ये मुसीबत खत्म करना है। अभिनव ने हामी भरी और बोला, हाँ, इसे आज खत्म ही कर देते हैं। मुझे भी लड़ाई लड़े बहुत दिन हो चुके हैं, अगर आज मौका मिला तो जरूर मैं कुछ करूंगा। बात करते हुए दोनों जाने लगे। तभी अभिनव ने कहा, धर्मसेन, क्या ये वही नाग है जो लोगों को पत्थर बना रहा है? इस प्रश्न पर धर्मसेन थोड़ा ठिठका और सोचते हुए बोला, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अगर एक नाग यहाँ है तो ये कैसे हो सकता है? अभी अभी कुछ देर पहले जो लोग बाहर पत्थर हुए थे वो किसने किया, और इतनी जल्दी ये यहाँ कैसे आ सकता है? तब अभिनव ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो धर्मसेन? इसमें भी कोई राज की बात है क्या? फिर धर्मसेन सोचते हुए बोला, हाँ, इसमें भी कोई राज है, पर राज नहीं, ये तो दुश्मन की चाल है। इसका मतलब सिर्फ एक नहीं, दो नाग है। इसका एक साथी बाहर है और एक साथी महल में। इसका मतलब एक साथी लोगों का ध्यान बाहर की तरफ कर रहा था और एक साथी महल में मणि की तलाश में था। इस पर चिंता जताते हुए अभिनव ने कहा, अब क्या करना होगा? फिर धर्मसेन संशय से भर गया और बोला, यह बात हमें वासु को जल्द से जल्द बतानी होगी। चलो जल्दी से वासु के पास चलते हैं, चलो। ये कहते हुए धर्मसेन और अभिनव तेजी से उस ओर बढ़ गए। क्या वासु नाग को मारने में सफल हो पाएगा? अब क्या करेगी मोहिनी? क्या धर्मसेन और अभिनव ये बात वासु को बता पाएंगे कि नाग के दो रूप हैं? क्या त्रिलोकी कलश को ढूंढ पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।